औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एक नई बुक इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे जिसका नाम है जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ के शुरू के अंदर अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर हम देख लें, इसका जो पहला चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़, तो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ में अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है कि मर्द और औरत ज़िंदगी के एक ऐसी गाड़ी है जिसका एक पहिया अगर उतर जाए तो दूसरे पहिए के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। या हम कह सकते हैं कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों की क्वालिटीज़ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि दोनों के जो करैक्टर्स, दोनों की जो ज़रूरियात, दोनों की जो इसेंशियल्स हैं वो दोनों के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, एक का दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक जो है असरात पड़ते हैं, ठीक है, होने से या उसके ना होने से। अच्छा, इस हवाले से दो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप ऑफ थाट्स हैं। पहला ग्रुप ऑफ स्कूल्स या ग्रुप ऑफ थाट्स ये कहता है कि औरतें जो होती हैं वो मर्दों के सुपीरियर नहीं हो सकती, यानी कि मर्द हमेशा औरत के सुपीरियर होगा। मर्द के पास अख्तियारात ज़्यादा होंगे, औरत के पास अख्तियारात कम होंगे, चाहे वो सोशली तौर पर हो, कल्चरली तौर पर हो, हाउस होल्ड के तौर पर हो, या किसी भी हवाले से वो क्यों ना हो। मर्द के अख्तियारात औरत से ज़्यादा होंगे और मर्द जो है औरत से सुपीरियर होगा। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि नहीं, ये सुपीरियर या इन्फीरियर की बात गलत है, बल्कि इक्वलिटी को फोकस करना चाहिए। मर्द और औरत दोनों को इक्वली तौर पर डील करना चाहिए, चाहे वो मुआशरती लेवल हो, एजुकेशन का लेवल हो, कोई जॉब का लेवल हो, अपॉर्चुनिटी का लेवल हो, या कहीं पर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का लेवल हो। इंडीड के हर चीज़ के ऊपर जो है मतलब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, दोनों को मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली इक्वलिटी जो है वो होनी चाहिए, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। अच्छा, आगे वो ये बात कर रहा है कि मतलब दोनों के हर किस्म के इक्वल राइट्स हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, इक्वल सिग्निफिकेंस हों, इक्वल बेनिफिट्स हों, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इक्वल उनके राइट्स हों। ठीक है, ये तमाम किस्म की यानी कि स्कूल ऑफ थाट है। अच्छा, अगली बात वो ये करते हैं कि मैन और वुमेन जो हैं वो बायोलॉजिकली तौर पर, सोशली तौर पर, कल्चरली तौर पर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मतलब बायोलॉजिकली तो हो गया यानी कि फ़िज़िकली, ठीक है, मतलब एक मर्द है और दूसरा औरत है। जबकि दूसरी तरफ वो कह रहा है कि कल्चरली तौर पर या सोसाइटी के लेवल के ऊपर भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है इंशाल्लाह हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि कल्चर उनको कैसे डिफरेंस करता है, जॉब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कल्चर उनको किस तरह यानी कि मेल को फ़ीमेल से या फ़ीमेल को मेल से अलग करता है। आगे भी इसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर वो जो बात कर रहा है वो कहता है कि अगर आप डेली हाउस होल्ड की बात करें, यानी कि वो काम जो रोज़ाना घरों के अंदर होते हैं, जैसे कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, कपड़े मतलब उनको सिलाई करना, साथ वो ये कह रहा है कि मतलब अगर एवरेज हाउस होल्ड की बात करें तो खाना बनाना, मतलब क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना, डस्टिंग करना, ठीक है, ग्रासरी को परचेज़ करना, ग्रासरी को मतलब मेंटेन करना, इसके साथ साथ हाउस होल्ड में जो रिपेयरिंग के काम होते हैं उन चीज़ों को मेंटेन करना। और कुछ ऐसे घरों में भी चीज़ें होती हैं जिनको लुक आफ्टर चाहिए होती है, जैसे अगर छोटा बच्चा है घर के अंदर, तो ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं इनके अंदर औरत का जो हाथ है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, मतलब औरतों ने इन कामों को मेंटेन करना होता है। अब दूसरी तरफ वो साथ ही ये कह रहा है कि ये वो काम है जो औरत के यानी कि ज़िम्मे में आते हैं, यानी कि ये औरत को सौंपे जाते हैं, लेकिन मुआशरती तौर पर इन कामों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मतलब मिसाल के तौर पर वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिकली तौर पर या सोशली तौर पर या कल्चरली तौर पर अगर देखा जाए तो इन कामों की कोई अहमियत ही नहीं होती औरत के लिए, यानी कि बस औरत के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि उसने ये काम करने ही करने हैं। और मुआशरती तौर पर या मुआशी तौर पर इस चीज़ का ना उससे कोई जॉब यानी कि मतलब इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, ना उसे इस चीज़ का पे किया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर औरत इस चीज़ से इनकार कर दे या मतलब मैं ये काम नहीं करूँगी या मतलब औरतें इस काम को सरअंजाम ना दें तो डेफिनेटली फिर कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको
पे भी करना पड़ेगा, ठीक है, हमें उसको पे भी करना पड़ेगा और उससे ये सारे काम करने भी पड़ेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि CSS के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाहौर यानी कि घर में जब आते हैं तो अपना यानी कि खाना उनको घर वाले बना देते हैं, कोई पूछता बुलाता ही नहीं है, यानी कि ठीक है जी खाना यानी कि फ़ीमेल की ज़िम्मेदारी है उसने बना के देना है। जबकि यही बच्चे जब बाहर वाले मुल्कों में या लाहौर के में जाते हैं तो वहाँ पर उनको बावर्ची हायर करना पड़ता है या मतलब खुद उनको खाने कहीं पे जाना पड़ता है, तो डेफ़िनेटली वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो मतलब ये वो इसलिए कह रहा है कि मतलब ऐसे भी काम हैं जो औरतों के ऊपर इसलिए सौंप दिए जाते हैं कि क्या ये कल्चर है, क्या ये सोसाइटी का असूल है और इस चीज़ का उन्हें पे वगैरह नहीं किया जाता, ठीक है। यानी कि ये भी जेंडर स्टडी का उसने बेसिक कंसेप्ट बताया। आगे वो ये कह रहा है कि जेंडर स्टडी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमें कुछ सीरियस स्टेप लेने होंगे। ये स्टेप जो हैं ये मतलब सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एकेडमिक डिसिप्लिन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टेप्स क्या हैं ये आगे इंशाल्लाह आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे वो इसी यानी कि ना सब टॉपिक जो है वो है लाइफ इन अ जेंडर्ड वर्ल्ड, के मतलब एक जेंडर्ड वर्ल्ड के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ज़िंदगी जेंडर्ड वर्ल्ड के में गुजारने के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर वो बात करता है, लेकिन बेसिक वो 3 एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है। पहला है एजुकेशन के हवाले से। वो कहता है कि आपने अक्सर अपने बड़ों से या अपने किसी गुरु से या मतलब अपने टीचर से सुना होगा कि जब वो किसी फ़ीमेल को या मेल को सब्जेक्ट सिलेक्शन करवा रहा होता है या उसे एजुकेशन के मतलब बता रहा होता है तो वो उसे बाकायदा तौर पर बताता है कि ये वाले सब्जेक्ट औरतों के लिए फ़ायदा मंद है, ये वाले सब्जेक्ट लड़कों के लिए फ़ायदा मंद है। तुम अगर लड़के हो तो तुम ये सब्जेक्ट रखो, तुम अगर लड़की हो तो तुम ये सब्जेक्ट रखो। इसी तरह वो कह रहा है कि मतलब आप देखिए कि मतलब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये मतलब एजुकेशन में भी आ गया। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि यही जो डिस्क्रिमिनेशन है ये जॉब में भी चला जाता है। वो फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि जो नर्सिंग का शोबा है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को क्यों सूटेबल होता है, ठीक है। यानी कि कुछ बहुत सी ऐसी जॉबें जो सिर्फ फीमेल के लिए रखी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी जॉबें जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए रखी जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एयर होस्टेस हमेशा फीमेल ही क्यों होती है, या मतलब मोस्टली नर्सिस होती हैं वो फीमेल ही क्यों होती हैं। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये वो कि जेंडर जो है मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मतलब यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इस तरह वो आगे बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर फिज़िकल स्पेसीज़ की बात करें तो मतलब वो कहता है कि अक्सर औक़ात आपने लड़कियों को या मतलब उनको मतलब उनके हस्बैंड्स को या उनके घर वालों को आपने अक्सर कहते सुना हुआ होगा कि लड़कियां मतलब रात गए तक सड़कों के ऊपर या स्ट्रीट्स के अंदर यानी कि नहीं घूम फिर सकती हैं। क्यों? मतलब इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मतलब जेंडर का असूल है, क्योंकि यानी कि उनके लिए ख़तरा हो सकता है इस बात का। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब वैसे तो वो निकल सकती हैं, मतलब औरत और मर्द यानी कि दिन को तो निकल सकते हैं, लेकिन रात को ख़ुसूसी तौर पर औरतों के लिए बाहर निकलना जो है वो मना कर दिया गया, ठीक है। वो क्या वो कहता है कि इसका मतलब ये होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ़िज़िकल स्पेसिस के ऊपर भी अब आ गया, ठीक है। इन तमाम बातों को वो कह रहा है। अच्छा, इसी यानी कि ना जेंडर वर्ल्ड के अंदर वो एक और बात डिस्कस करता है। वो कहता है कि जेंडर स्टडी एस्पेक्ट्स अप्लाइड ऑन वेरियस सिचुएशंस। वो कहता है कि आप माने या ना माने, यही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या ये जो जेंडर स्टडी के एस्पेक्ट्स हैं ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आगे वो कहता है कि चाहे वो सोशियोलॉजिकली हो, पॉलिटिकली, साइंस, बायोलॉजी, लॉ या इकोनॉमिक्स, इवन के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं मतलब ज़िंदगी के, इनके ऊपर जेंडर एस्पेक्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो जेंडर स्टडी है इसके जो डिसिप्लिन्स हैं वो कोई एक नहीं है बल्कि मल्टी डिसिप्लिन्स हैं। इसका जो काम है मतलब एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के अंदर ये काम करती है, ठीक है। तो लिहाजा इन तमाम कंसेप्ट्स को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को डीपली तौर पर थॉरोली यानी कि स्टडी करें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम मतलब एक औरत को मतलब ज़्यादा या कम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और एक मर्द को कम या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्यों देते हैं। मतलब इस चीज़ के सवालात के जवाब जानने के लिए वो कहता है कि आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर एस्पेक्ट्स को तमाम हवाले से आपको पढ़ना पड़ेगा या मतलब इसके बारे में आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। अच्छा, अगली वो बात कर रहा है सेक्स वर्सेस जेंडर। वो कहता है कि मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज़ भी है कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर वो बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क कर रहा है सेक्स और जेंडर के दरमियान। वो कहता है कि सेक्स जो होता है ये नेचुरल चीज़ होती है। सेक्स जो होता है ये एक्चुअली
एक फ़र्क होता है मतलब औरत और मर्द के दरमियान, कि मतलब बायोलॉजिकली तौर पर या फिज़िकली तौर पर मर्द के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो औरत की बॉडी पार्ट्स से अलग होते हैं। ये तो फ़र्क आ गया, यानी कि एक मेलनेस का और एक फ़ीमेलनेस का, ठीक है। यानी कि ये मतलब एक मर्द है और ये एक औरत है, फिज़िकली तौर पर हम उसको देख के एस्पेक्ट्स कर सकते हैं या मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो कहता है कि जेंडर जो होता है ये फिज़िकली या बायोलॉजिकली नहीं होता। जेंडर जो होता है ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल होता है, मतलब एक मुआशरती तौर पर खुद से बनाया गया एक रोल होता है जेंडर जो होता है, ठीक है। जेंडर के अंदर बिहेवियर, एक्टिविटीज़, एट्रीब्यूट्स, ये तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं जो सोसाइटी प्रोवाइड करती है औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग, ठीक है। यानी कि एक्टिविटीज़, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें जो सोसाइटी डिसाइड करती है एक मर्द और एक औरत के लिए, इसको हम कहते हैं कि ये जेंडर है, ठीक है। जेंडर जो होता है ये हमें नज़र आता है कि किस तरह मस्कुलिन और फेमिनिन जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं एक कल्चर के अंदर या सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इसकी अहमियत ऐसे ही है कि मतलब ये जेंडर जो है मतलब जेंडर अलाउज अस टू सी दीज डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रोल्स पर्सनैलिटीज़ एज बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर। मतलब कोई भी इंसान जिस सोशल फैक्टर के अंदर रहेगा या जिस सोशली तौर पर जिस चीज़ का उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसकी आदतें, उसका रवैया, उसके मतलब हालात वैसे ही बदलते चले जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर हम इसके दरमियान बेसिक डिफरेंस की बात करें, नंबर 1 के ऊपर सेक्स जो है वो नेचुरल है, जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। मतलब सेक्स कुदरत की तरफ से, जेंडर इंसान ने खुद बनाया हुआ। नंबर 2 के ऊपर सेक्स जो है ये बायोलॉजिकली तौर पर है, जो कि मतलब उनके फिज़िकल पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करता है, जबकि जेंडर जो है ये सोशियो कल्चर यानी कि पैदा किया गया है, जो कि मस्कुलिन और फेमिनिन को डिफ़ाइन करता है और उनकी क्वालिटीज़ को डिटरमाइन करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को डिफ़ाइन करता है। सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल चीज़ है, जेंडर जो है ये एक्वायर्ड की गई है, मतलब हासिल की गई है। सेक्स जो है ये सिर्फ मेल और फीमेल का बताता है, जबकि जेंडर जो है ये फेमिनिन और मस्कुलिन के बारे में बताता है। सेक्स जो है ये फ़िज़िकली यानी कि फ़िज़िकल कैटेगरी होती है जो कि नेचुरल होती है और बॉर्न होती है, यानी कि इंसान इसको ले के पैदा होता है, ठीक है। जबकि जेंडर जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड ये हो गया। अच्छा, सेक्स जो होता है इसे आप तब्दील नहीं कर सकते, इट्स कैन नॉट बी चेंज, जबकि जेंडर जो होता है इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब माहौल को चेंज करें, इन्वायरमेंट को चेंज करें, कल्चर को चेंज करें तो ये खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जबकि जेंडर दूसरी तरफ जो है इट डिटरमाइन रोल्स रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड वोमेन। जेंडर जो है ये औरतों और मर्दों के दरमियान रिलेशनशिप को भी डिफ़ाइन करता है, इनके रोल्स को भी डिफ़ाइन करता है, ठीक है, कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इसके साथ साथ जेंडर जो है ये मतलब इन्फ्लुएंस होता है क्लास से, रेस से, एज से, कल्चर से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, वार से, एजुकेशन से। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मतलब वेरी करती हैं इलाके, यानी कि रीजन टू रीजन ये मतलब जेंडर वेरी करता है। ये तमाम चीज़ें जो एस्पेक्ट्स हैं मतलब कल्चर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनके उम्र के हवाले से, उनकी ज़ुबान के हवाले से, उनके रिलीजन के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जेंडर के अंदर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हद तक यानी कि रोल अदा करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात आ गई है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में यानी कि ना अगर मैं आपको इसकी बेसिक मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप्स की अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप एक ऐसा बेसिक और फिक्स कुछ रूल्स होते हैं जो मर्दों और औरतों के लिए बना लिए जाते हैं या मतलब बनाए जाते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली एक नुकसानदेह चीज़ होती है। ये नुकसानदेह होती है औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। ये उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ को सप्रेस कर देती है, यानी कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो है किसी एक मेल की या सिर्फ़ और सिर्फ एक पूरी सोसाइटी में फ़ीमेल की साइड ले लेता है, ठीक है। और मतलब एक मखसूस किस्म की क्वालिटीज़ जो हैं वो फ़ीमेल के साथ लगा देता है और एक मखसूस किस्म की क्वालिटीज़ जो हैं वो फ़ीमेल की तरफ कर देता है। लिहाजा ये नुकसानदेह होता है, ठीक है। मतलब कैसे नुकसानदेह होता है हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको देखते हैं कि मतलब ये होता क्या है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब ये काम कैसे करता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यानी कि स्टीरियोटाइप्स क्या डेवलप किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि वी आर विक्टिम्स ऑफ इवल कस्टम्स, कि हम शिकार हैं उन गलत रवायात का। इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डैट अवर वुमेन आर शट अप विद इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउसेस एज प्रिजनर्स, कि हमारी औरतें जो हैं वो एक कैदियों की तरह घर की चार दीवारी में कैद हैं। ठीक है, देयर इज़ नो सैंक्शंस एनी वेयर फॉर द डिप्लोरेबल कंडीशन इन विच अवर वुमेन हैव टू लिव, के मतलब ऐसी कंडीशंस कहीं भी नहीं लगाई जा सकती कि जो एक औरत की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब ऐसी आप पाबंदियाँ कहीं भी नहीं लगा सकते और कहीं लगी हुई भी नहीं है कि जो एक औरत की ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर सकें या उसकी ज़िंदगी के ऊपर मैटर करें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक अल्फ्रेड 1842 में एक बंदा है, उसने यानी कि डेफिनेशन की है कि मैन विद द हेड एंड वुमेन विद द हार्ट, कि मर्द जो है उसके पास दिमाग है और औरत जो है उसके पास दिल है। और मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे, कि मैन को हमेशा कमांड करने की यानी कि ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बस ऑर्डर करें, और औरत को जो है वो ओबे करने की, कि वो बस चुपचाप करके हुक्म को तस्लीम कर ले। ठीक है, ऑल एल्स कन्फ्यूजन, इसके अलावा बाकी सब कन्फ्यूजन है। अच्छा, अगली बात करें, ऑल दो द पास्ट 3 डिकेड्स ब्रॉट अ न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द जेंडर, मतलब तकरीबन पिछले 300 सालों के अंदर या पिछले कुछ 3 डेकेड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जेंडर जो है मतलब दोनों के ऊपर काफ़ी हद तक मतलब पॉलिसियाँ जो है वो बदली गई हैं। मतलब वक्त के साथ साथ ये तब्दीलियाँ जो हैं ये आती रही हैं, यानी कि स्टीरियोटाइप्स की डेफिनेशन जो है वो बदलती गई है। जैसे मेल की डेफिनेशन अलग कर दी है, फीमेल की डेफिनेशन अलग कर दी है। मेल की या मैन की जो डेफिनेशन की गई है वो कहा गया कि ये कॉम्पिटिटिव, असर्टिव, कर्जियस, एग्रेसिव और रैशनल बिहेवियर वाला इंसान होता है, जबकि वुमेन जो है ये कंपैशनेट, नर्चरिंग, सिंपैथेटिक, लविंग और केयरिंग का जो करैक्टर है ये फीमेल के साथ फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब स्टीरियोटाइप जो है ये मतलब कैसे अकर होता है। द कॉमनेस्ट फीमेल स्टीरियोटाइप रोल दैट इज़ प्रिवेलेंट इज़ ऑफ होम मेकर, कि जो मतलब एक कॉमनली तौर पर एक औरत के साथ जो मतलब स्टीरियोटाइप का रोल लगाया जाता है वो ये कहा जाता है कि ये एक होम मेकर है, यानी कि इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ घर की चार दीवारी या घर को संभालने का काम है। ठीक है, जिसके अंदर उसे यानी कि कहा जाता है कि ये फैमिली वेलफेयर के लिए काम करेगी, जिसके अंदर लविंग, कंपैशनेट, केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल और सिंपैथेटिक काम, ये सारे के सारे चीज़ें आएंगी। ठीक है, जबकि मैन का जो रोल होगा वो प्रोवाइडर का रोल होगा, यानी कि इन मर्द ने ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं और औरतों ने इन तमाम चीज़ों को चैनलाइज करना या हैंडल करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स ये हैं कि ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर सवालिया निशान बना देते हैं। ठीक है, मतलब उसकी क्रिएटिविटी को और उसके एक्सप्रेशंस को बिल्कुल यानी कि सप्रेस कर देते हैं अगर आप स्टीरियोटाइप की एक फ़िक्स डेफिनेशन को लागू कर दें तो। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ वो मतलब कह रहा है कि इसके और क्या एस्पेक्ट्स हैं कि वुमेन और मैंस के ऊपर ये एक तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट कॉज ऑफ इनइक्वलिटी, कि स्टीरियोटाइप्स की वजह से एक इनइक्वलिटी आ जाती है बहुत हद तक, यानी कि इनइक्वलिटी आ जाती है। साथ ही साथ बिटवीन मैन एंड वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, के मतलब ज़िंदगी के तमाम स्फीयर्स के अंदर इनइक्वलिटी आ जाती है। ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है उनकी एजुकेशन के ऊपर, प्रोफेशनल के ऊपर और उनकी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ के ऊपर, अगर आप एक स्टीरियोटाइप की फ़िक्स डेफिनेशन जेंडर के लिए कर देते हैं, मतलब मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। अच्छा, आगे कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो मतलब एक फ़िक्स डेफिनेशन की गई हैं स्टीरियोटाइप के हवाले से। सबसे पहले यानी कि ना मस्कुलिन की बात करें। मस्कुलिन के अंदर वो कहता है कि मतलब मर्दों के लिए ये कहता है कॉम्पिटेंट, रैशनल, एक्टिव, इंडिपेंडेंट, अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग हेडेड, डोमिनेंट, टफ, काइंड, वर्बल, टैक्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, होशियार, पावरफुल, प्रोटेक्टर, फोर्सफुल, बॉस, कॉयुअल और अचीवर्स। ये तमाम जो मतलब स्टीरियोटाइप्स हैं ये मेल के साथ लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ फीमेल के साथ क्या लगते हैं, एम्पैथेटिक, सेंसिटिव, पैसिव, डिपेंडेंट, सबमिसिव, केयरिंग, इमोशनल,
जेंटल, क्रूअल, एनालिटिकल, ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है डल, कुंदजेन, ठीक है, वीक, फ्रेजल, सॉफ्ट स्पोकन, सेक्रेटरीज, नर्चरिंग, केयर टेकर्स, ठीक है। ये तमाम जो मामलात हैं ये उसके साथ लगते हैं फीमेल के साथ, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं हम सेक्सिस्ट लैंग्वेज की। सेक्सिस्ट लैंग्वेज जो है मतलब SEXIST, सेक्सिस्ट लैंग्वेज के अंदर वो ये बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये मतलब ना सेक्सिस्ट जो पहला है, मतलब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेक्सिस्ट जो है ये एक ऐसे मतलब अल्फाज होते हैं या मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह ह्यूमन बींग हो गया, दोनों आ गए, मैन काइंड हो गया, दोनों आ गए। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो सेक्सिस्ट लैंग्वेज है इसके अंदर मर्द को ज़्यादा यानी कि इंडिकेट किया जाता है, यानी कि मर्द के अख्तियारात ज़्यादा इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि ये चीज़ जो है ये मतलब मर्द की तरफ ज़्यादा फोकस करती है और औरतों की तरफ फोकस बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। या मतलब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों सेक्सेस के दरमियान इक्वली इस्तेमाल होते हैं, यानी कि दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मर्द की साइड ये ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको यानी कि ना इसकी बाकायदा एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट एक्सक्लूड्स ईदर मैन एंड वोमेन व्हेन डिस्कसिंग अ टॉपिक दैट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सेक्सेस, कि जब हम दोनों सेक्सेस के मतलब बात कर रहे होते हैं, औरत और मर्द दोनों के मतलब, तो ये अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कांग्रेसमैन या फिशरमैन, ठीक है, या फायरमैन, ठीक है, ये वाले। अच्छा, अनदर कॉमन एरर दैट शोज जेंडर बायसेस इज़ दैट द सब्जेक्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेज इज़ मेल। वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आती है, जो मतलब औरत और मर्द को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है, वो ये है कि इनके अंदर, इन सेक्सेस के यानी कि इन मतलब अल्फाज के अंदर जो है वो मेल को ज़्यादा डोमिनेट किया गया है, यानी कि मेल को एक कामयाब यानी कि कंसिडर किया गया है और फीमेल का कोई यानी कि रोल ही नहीं इसमें यानी कि किया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी कि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मिसाल देता है। वो कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ, ईच स्टूडेंट चूज़ हिज ओन टॉपिक फॉर हिज टर्म पेपर। वो कहता है कि मिसाल के तौर पर कि एक क्लास के अंदर एक टीचर अनाउंस करता है, या मतलब एक क्लास के अंदर यानी कि या मतलब एक कहीं वेबसाइट के अंदर मतलब या ऊपर एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया गया होता है कि ईच स्टूडेंट चूज़ हिज ओन टॉपिक फॉर हिज टर्म पेपर। वो कह रहा है कि यहाँ पर हिज क्यों लगा, हालांकि उस हिज इस्तेमाल होने में उसने पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। अब हो सकता है मतलब वो जो पढ़ने वाला है उसको यही लगेगा कि मतलब इस पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ लड़के या मर्द हैं या सिर्फ मैन हैं, जबकि हकीकतन क्या होगी कि इसमें बेशक आधी फीमेल होंगी और आधे मेल होंगे, ठीक है। वो ये बात कर रहे हैं कि मतलब हमेशा मेल को क्यों यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे मतलब दोनों ही उस वर्ड में रिप्रेजेंट हो गए हैं, लेकिन मेल को इस चीज़ में हर का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, हिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये उसने यानी कि कहा है कि सेक्सिस्ट लैंग्वेज जो है ये जेंडर बायस है, यानी कि मर्द की साइड ये ज़्यादा लेती है, ठीक है। विच कैन अकर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। वो कहता है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं, माशरे के अंदर लागू हो ही जाते हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता है। वो कहता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद के ऊपर गया था 1969 के अंदर, तो उसने वहाँ पर पहुंचकर एक बहुत मेमोरेबल सेंटेंस बोला था, एक तारीखी अल्फाज। उसने कहा था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन। उसने कहा था अ मैन, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जॉइंट लीप फॉर मैनकाइंड उसने कहा था। यानी कि वो कहता है कि ये जो पहला कदम, एक छोटा कदम है, ये मर्द के लिए है जो कि इंसानियत को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मतलब अगर यही यानी कि वो जो स्टेप है, मतलब अगर यही नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1990 की दिहाई में यानी कि जाता चांद के ऊपर, तो इसके अल्फाज कुछ यूँ होने थे, ठीक है। वो क्या कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ पर्सन, ए मैन की जगह उसने पर्सन इस्तेमाल करना था, और साथ उसने कहना था वन जॉइंट लीव फॉर मैन काइंड, यानी कि अपना ह्यूमन काइंड कहना था, मैन काइंड की बजाय उसने ह्यूमन काइंड कहना था। यानी कि सीगा वही है लेकिन अल्फाज उसने यानी कि बदल देने थे, ठीक है। उसने कहना था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ पर्सन, वन जॉइंट लीव फॉर मैन काइंड, यानी कि दोनों मेल और फीमेल को उसने रिप्रेजेंट करना था, जबकि उसने जो पहले रिप्रेजेंट किया वो सिर्फ मर्द को, ठीक है। अच्छा, अब सेक्सिस्ट कुछ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं।
नंबर 1, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वली। मतलब देखें ये मतलब जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया इसमें ज़्यादा मर्दों को फोकस किया गया। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल मतलब पूरी इंसानियत की बात हो गई है। शी इज़ रैप्ड अराउंड माई लिटल फिंगर, ये भी यानी कि पूरी मतलब सब की बात हो गई है। शेक इट ऑफ बी अ मैन कि मतलब इसको हिलाओ और एक मर्द बनो, ठीक है, यानी कि अपनी ताकत और अपनी जुर्रत दिखाओ, ठीक है। शेक इट ऑफ बी अ मैन। क्राई लाइक अ लिटिल गर्ल कि मतलब देखो ना कैसे रो रही है छोटे यानी कि छोटी बच्ची की तरह, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों यानी कि जेंडर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यू थ्रो ए बॉल लाइक अ लिटिल गर्ल कि मतलब तुम कैसे गेंद फेंक रहे हो छोटी बच्ची की तरह, ठीक है। मतलब ये भी एक्सप्रेशन जो सेक्सी एक्सप्रेशन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैन और हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वुमेन डोंट नो एनीथिंग अबाउट गाय स्टफ, ठीक है। मैन डोंट हैव फीलिंग्स, ये भी हो गया। बिग बॉयज़ डोंट क्राई मतलब बड़े यानी कि जो बहादुर बच्चे होते हैं वो रोते नहीं हैं, ठीक है। मतलब बॉयज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, हालांकि ये लड़कियों के लिए भी बात कही जा सकती है। मैंस अचीवमेंट्स, ठीक है। द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, इफ़ अ मैन ड्रो 50 माइल्स एट 60 मीटर, वो कहता है कि मतलब मिसाल के तौर पर अगर बाज़ औक़ात मैथ के अंदर जब सवालात आते हैं तो हमेशा मर्द का ही जिक्र क्यों किया जाता है कि मतलब अ मैन ड्रो 50 माइल्स एट 60 एट यानी कि एट 60 मीटर, मतलब ये अल्फाज मर्दों के लिए क्यों रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे आगे वो कह रहा है गाइस, गाइस GUIS, गाइस का वो लफ्ज़ वो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मतलब ये दोनों जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है गाइस। आगे है गे वाला लफ्ज़, गे जो है वो कहता है कि ये होमोसेक्सुअल है, लेकिन मोस्टली सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल होता है। फीमेल के लिए लेस्बियन का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, आगे अब वो बात करता है उन वर्ड्स की जिनके ऊपर वो एतराज़ लगाता है कि ये सेक्सिस्ट वर्ड्स हैं जिनको नहीं होना चाहिए या मतलब जिनको बदल जाना चाहिए। वो कहता है कि मैनकाइंड, मैनहुड, मैन मेड, मैनली, मैन हावर्स, मैन पावर, मैन द डेस्क, मैन पावर प्लानिंग, चेयरमैन, पुलिसमैन, पोस्टमैन, फोरमैन, फायरमैन, कांग्रेसमैन, क्राफ्टमैन, लेमैन, वर्कमैन, बिजनेसमैन। वो कहता है कि क्यों ये सारे लफ्ज़ सिर्फ मर्दों को डोमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे कुछ वो फीमेल की भी साइड लेता है। वो कहता है कि मदर नेचर, मेल नर्स, लेडी लॉयर, लेडी कॉप, स्टीवर्डेस का मतलब होता है मतलब कोई खाने वगैरह को रिप्रेजेंट यानी कि देने वाली, जैसे वेटर्स हो गई या एयर होस्टेस हो गई, ठीक है। आगे होस्टेस, ठीक है। ये तमाम मतलब चीज़ें आ गई इसमें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनमें पहला है कि जेंडर बेसिक क्या होता है, ठीक है, या मतलब जेंडर कंसेप्ट क्या है। फिर हमने देखा कि जेंडर इन लाइफ इन जेंडर्ड वर्ल्ड के एक जेंडर वर्ल्ड के अंदर ज़िंदगी कैसे होती है। फिर हमने डिफरेंस किया सेक्स और जेंडर के दरमियान। फिर हमने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है। और फिर हमने सेक्सिस्ट लैंग्वेज को डिस्कस किया। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।